चलिए आगे बढ़ते हैं, इकाई 5 में आते हैं। ठीक है, इकाई 5, इसमें इकाई 5 में दिया गया है बाजार परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका, हस्तक्षेप के प्रकार और तरीके, ये सब है। ठीक है, तो इकाई 5 में बाजार की परिभाषा क्या है। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द से अभिप्राय एक ऐसे क्षेत्र से है जहां क्रेता और विक्रेता एक साथ क्रय विक्रय का कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब कोई परचेज करता है और कोई सेल करता है, जहां किसी वस्तु के सारे बाजार में एक ही कीमत प्रचलित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब कि पूरे मार्केट में एक ही रेट का सब चीज़ मिलेगा। और व्यापक अर्थों में बाजार से अभिप्राय किसी वस्तु अथवा सेवा से वास्तविक एवं संभावित क्रेताओं के समूह से है। ठीक है, मतलब बाजार से क्या अभिप्राय है, वस्तु अथवा सेवा के वास्तविक और संभावित क्रेताओं के समूह से है। ठीक है, क्रेताओं के समूह मतलब कि जो हम खरीदते हैं, मतलब हम जो खरीदते हैं तो उनकी क्रेताओं के समूह से है। इसका आशय किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से नहीं है बाजार। ये जहाँ पे भी कुछ आप सामान खरीदते हैं वो क्या कहलाते हैं, बाजार कहलाता है। बाजार के प्रकार, बाजार में प्रकृति क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या के आधार पर दो रूप से देखे जा सकते हैं। पहला होता है एकाधिकार बाजार और दूसरा होता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार। ठीक है, एकाधिकार बाजार में क्या होता है, एकाधिकार बाजार में एक पर्सन होगा बेचने वाला और वो जैसा बोलेगा, जो रेट तय करेगा हमको उस रेट पे लेना पड़ेगा। और पूर्ण प्रतियोगी की बाजार क्या होगा कि जिसमें बहुत सारे बेचने वाले रहेंगे और बहुत सारे खरीदने वाले रहेंगे। यहाँ पे होगा कंपटीशन, क्योंकि सब चाहेंगे कि मेरा सामान बिके और मेरा सामान बिके, इसलिए वो क्या करेंगे, यहाँ पे रेट को कम भी करेंगे और गुणवत्ता भी उसकी अच्छी रखेंगे। तो चलिए हम इसको अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। एकाधिकार बाजार, मोनोपोली शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुई है, मोनोस तथा पोलोस। मोनोस का अर्थ एक होता है तथा पोलोस का अर्थ विक्रेता होता है। मोनोस का अर्थ एक और पोलोस का अर्थ होता है विक्रेता या फिर विक्रेता। ठीक है, अर्थात इसका पूर्ण अर्थ एक विक्रेता है। ठीक है, एकाधिकार बाजार की ऐसी संरचना है जिसमें किसी वस्तु का समस्त उत्पाद करने वाली एक ही फर्म होती है। मतलब हर एक चीज़ का उत्पाद करने वाला सिर्फ एक ही फर्म होगा, एक कंपनी होगी, तथा एकाधिकार द्वारा बेची जाने वाली वस्तु का कोई निकटतम विकल्प नहीं होता। मतलब कि जो भी चीज़ है उसका कोई और नहीं बनाएगा, सिर्फ एक ही कंपनी बनाएगी। ठीक है, एकाधिकार बाजार की विशेषता क्या है, एक ही फर्म की समस्त वस्तुओं का उत्पादन करता है। मतलब एक ही फर्म पूरे वस्तुओं का उत्पादन करेगा। वस्तु में एकमात्र विक्रेता रहता है, मतलब विक्रेता जो बेचने वाला है वो सिर्फ एक ही रहेगा। एकाधिकार द्वारा बाजार का संचालन बिना किसी वैकल्पिक विक्रेता के किया जाता है। ठीक है, बिना किसी जो वैकल्पिक विक्रेता के ना किया जाता है। एकाधिकार वस्तु का मूल्य स्वयं निर्धारित करता है। ठीक है, मतलब जो एकाधिकार है ना वो वस्तु का मूल्य स्वयं निर्धारित करता है कि कितना होना चाहिए, लोगों के अकॉर्डिंग तय नहीं करता, वो निर्धारित करता है कि रेट कितना होना चाहिए। नए कंपनियां फर्म के बाजार में प्रवेश पर निषेध करता है। मतलब कि ऐसा है कि मैं बेचने वाला हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं होना चाहिए। मतलब कोई और को बेचने वाला नहीं अलाउ करता है कि मतलब ये कोई और नहीं बेचना चाहिए करके। ठीक है, तो इस तरीके से कार्य करता है। उसके बाद में एकाधिकार का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। मतलब ये चाहता है कि मैं अधिकतम लाभ कमाऊँ। वस्तुओं की गुणवत्ता से क्रेता को समझौता करना पड़ता है। मतलब कि जो ग्राहक होते हैं उनको गुणवत्ता से समझौता करना पड़ता है, क्योंकि एक ही कंपनी है। इसका मतलब कि गुणवत्ता वहाँ पे कम हो सकती है और रेट भी ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद में पूर्ण प्रतियोगी बाजार आता है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार, जब बाजार में एक से अधिक विक्रेता उपस्थित हो तो ऐसे बाजार को पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। ठीक है, एक से अधिक विक्रेता उपस्थित हो तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। और पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषता क्या है, क्रेता और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। मतलब खरीदने वाले भी ज़्यादा होंगे और बेचने वाले भी बहुत सारे होंगे। विक्रय करने के लिए उत्पादकों के बहुविकल्प होते हैं। मतलब कि अगर आपको यहाँ एक जगह से कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो आप दूसरे जगह चले जा सकते हैं। एक जगह रेट ज़्यादा महंगा लग रहा है तो दूसरी जगह जाके पता करके ले सकते हैं जहाँ आपको सस्ता लगे। बाजार में प्रवेश व बहिर्गमन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है ना, प्रवेश करने की और जाने की। प्रत्येक विक्रेता अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास करता है
और पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेताओं तथा विक्रेताओं को उत्पाद की संपूर्ण जानकारी होती है। ठीक है, उत्पादन के साधन जैसे श्रम आदि पर एक उत्पादन इकाई से दूसरी उत्पादन इकाई में कार्य करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता। ठीक है, मतलब कि कोई भी पर्सन चाहे किसी भी चीज़ में कार्य कर सकता है, किसी में कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, और पूरा जानकारी होती है कि वो डेटा, मतलब वो जो अगर हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कहाँ का है, कहाँ से बना है, कितना रेट तय है, उसमें क्या क्या क्वांटिटी लगी हुई है, ये सब चीज़ उसमें लिखा रहता है। के माध्यमों तथा विक्रय की मात्रा के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, थोक बाजार और फुटकर बाजार। ठीक है, थोक बाजार थोक में चीज़ बेचते हैं, थोक में चीज़ बेचते हैं मतलब एक साथ बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, मतलब ज़्यादा सामान एक साथ बहुत सारे सामान। और फुटकर बाजार क्या होता है? फुटकर बाजार मतलब फुट मतलब होता है पैर, फुटकर मतलब कि जो इंसान हम लोग चल के जाते हैं, जो हमारे आसपास जो दिखते हैं वो फुटकर विक्रेता होते हैं, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ों को बेचते हैं। ठीक है, थोक बाजार क्या होता है? जब किसी बाजार में वस्तुओं का लेन देन बड़ी मात्रा में किया जाता है तो इसे थोक बाजार कहते हैं। एक साथ बहुत सारा सामान ले लिए तो वो बहुत सारा सामान का मतलब क्या, जैसे कि अगर कपड़ा ले रहे हैं तो एक साथ आपको बहुत सारे कपड़े लेने पड़ेंगे, 200 300 500 ऐसे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फुटकर बाजार थोक बाजार से सामान खरीद के लाते हैं। ये जो फुटकर हैं, जो विक्रेता हैं, वो थोक बाजार विक्रेता से सामान खरीद के लाते हैं और फिर हमें बेचते हैं। ठीक है, तो इसे थोक बाजार कहते हैं। फुटकर बाजार क्या होता है? फुटकर बाजारों में वस्तुओं को छोटी छोटी मात्रा में बेचा जाता है। फुटकर विक्रेता सामान्य रूप से अंतिम उपभोक्ता को माल बेचते हैं। ठीक है, तो जो फुटकर विक्रेता होते हैं ना, अंतिम रूप से अंतिम उपभोक्ताओं को माल बेचते हैं, मतलब कि हम लोग। ठीक है, जो फुटकर बाजार होते हैं वो थोक बाजार से माल खरीद के लाते हैं और उसके अंदर हम लोगों को बेच देते हैं। तो उत्पाद वितरण को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। तो पहले विनिर्माता होता है, विनिर्माता मतलब कि जो बनाया उस प्रोडक्ट को। उसके बाद में थोक विक्रेता होता है, मतलब जो वो चीज़ को बेचेगा लेकिन लाट में बेचेगा, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में बेचेगा। फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से सामान लेगा और ये क्या करेगा, मार्केट में जाके अपना सामान बेचेगा। और उपभोक्ता हम हैं। ठीक है, हम उपभोक्ता फुटकर विक्रेता से लेते हैं सामान और फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से लेते हैं। और थोक विक्रेता जो हैं वो विनिर्माता से सामान खरीदते हैं। समय के आधार पर बाजार, तो ना समय के अगर आधार पर बाजार देखें तो दैनिक बाजार होता है। दैनिक मतलब जो रोज़ लगता है। अल्पकालिक बाजार लगता है मतलब कुछ समय के लिए। और पूर्णकालिक मतलब पूरे समय के लिए, है ना, कभी नहीं बंद होने वाला। तो क्षेत्र के आधार पर अगर बाजार देखें तो स्थानीय बाजार होता है। स्थानीय मतलब कि जो आपके आसपास जो बाजार लगता है वो स्थानीय बाजार होगा। प्रादेशिक बाजार होता है। प्रादेशिक मतलब छत्तीसगढ़ में जैसे कोई अगर बाजार लग रहा है बड़े लेवल पे तो वो प्रादेशिक बाजार हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय बाजार होता है। राष्ट्रीय बाजार में क्या होगा कि हमारे इंडिया लेवल पे जो मार्केटिंग हो रही है वो राष्ट्रीय बाजार होगा। अब पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो हो रहा है, बिक रहा है सामान, तो वो क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो जाएगा। अब देखते हैं स्थानीय बाजार। जब किसी वस्तु की मांग स्थानीय होती है और उसे क्रेता एवं उसके विक्रेता किसी स्थान विशेष अथवा एक निश्चित तक ही सीमित रहते हैं तो इस प्रकार के बाजार को स्थानीय बाजार कहते हैं। ठीक है, स्थानीय बाजार में उन्हीं वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है जिनकी मांग प्रायः उस स्थान विशेष में पैदा होती है। मतलब कि जो आसपास के लोग डिमांड करेंगे वही स्थानीय बाजार में बेचा जाएगा। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का यातायात व उसकी कीमत की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब जैसे कि जो जल्दी वस्तु खराब हो जाती है ना, तो उसकी जो अगर हम लोग यातायात करेंगे, मतलब उसको बहुत दूर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, उसकी कीमत कम हो जाएगी क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा या फिर थोड़ा सा वो आएगा, दिक्कत आ जाएगा। जैसे सब्जी ही ले लो, है ना, तो कुछ सब्जी होते बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो अगर उसको 2-3 दिन तक अगर हम लोग तोड़ के अगर ट्रांसपोर्टेशन में लगा दिए तो वो ख़राब होने का चांसेस उसमें अधिक रहता है, एक साथ पूरा रख दिए तो उसकी कीमत ना कम हो जाएगी।
और वे वस्तुएं अल्पकालिक बाजार में ही सम्मिलित कर ली जाती है। मतलब कि अगर कोई सब्जी वगैरह तोड़ा तो वो आसपास ही बेच देंगे, आसपास के मार्केट में बेच देंगे, या फिर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, कम से कम मिनिमम 10 किलोमीटर ऐसे 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में ले जाके बेच देंगे, ऐसा वाला है। ठीक है, तो वो अल्पकालिक बाजार में ही बेचते हैं वो सब चीज़ें जो ख़राब होने वाली रहती है। जैसे ये स्थानीय बाजार में ईंट पत्थर मिट्टी कैसे हो जाएगा, ये तो ख़राब भी नहीं होगी। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद में आता है प्रादेशिक बाजार। जब किसी वस्तु में भाग और उससे संबंधित लेन देन एक क्षेत्र तक या प्रदेश तक ही सीमित रहता है तो उस बाजार को प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय बाजार कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर वस्तुओं का लेन देन, है ना। तो मतलब अब कोई भी चीज़ हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर ही हम लोग कोई चीज़ कर रहे हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर तक ही सीमित है, तो उस बाज़ार को क्षेत्रीय बाज़ार कहा जाएगा, या प्रादेशिक बाज़ार कहा जाएगा, या फिर क्षेत्रीय बाज़ार भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रीय बाज़ार आ जाता है। जब किसी वस्तु का क्रेता तथा विक्रेता समस्त देश में फैले होते हैं और उसकी देशव्यापी मांग होती है तो ऐसे वस्तु के बाज़ार को राष्ट्रीय बाज़ार कहते हैं। उदाहरण, भारत के भीतर वस्तुओं का लेन देन करना, भारत के भीतर वस्तुओं का लेन देन करना, तो ये राष्ट्रीय बाज़ार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार। जिन वस्तुओं का क्रय विक्रय विभिन्न राष्ट्रों के बीच किया जाता है उनका बाज़ार अंतर्राष्ट्रीय होता है। जैसे विभिन्न देशों के बीच आर्थिक संबंध बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार का विकास होता है। उदाहरण 1991 में आया था ना LPG, है ना। तो औद्योगिक नीति के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय उदारीकृत बाज़ार बन गया। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन किया गया था 1991 में, और भारत के बाज़ार को पूरे वर्ल्ड के बाज़ार के साथ जोड़ दिया गया था। तो ये भारत एक अंतर्राष्ट्रीय उदारीकृत बाज़ार बन गया था। बाजार की क्रियाविधि मांग वक्र हमेशा उपभोक्ता की दृष्टिकोण पर आधारित होता है। ठीक है, मतलब कि उपभोक्ता की दृष्टिकोण पर आधारित होता है मांग वक्र हमेशा। मतलब अगर आप उपभोक्ता हैं तो आप क्या सोचेंगे, हमको कम रेट में कोई भी चीज़ मिले। और पूर्ति वक्र हमेशा विक्रेता की दृष्टिकोण पर खींचा जाता है। ठीक है, मतलब कि पूर्ति वक्र क्या हो जाएगा, ये मांग वक्र है, ये पूर्ति वक्र है। अब आप चाहते हैं कि रेट कम हो और वो चाहते हैं रेट मैं ज़्यादा रेट में बेचूँ, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो, और आप चाहते हैं कि मुझे सस्ते में मिले तो मुझे सस्ते में मिले और मुझे कम पैसा देना पड़े। तो हमेशा एक बीच का पॉइंट जिसमें उसको भी फ़ायदा हो, जिसमें आपको भी लगे कि रेट ठीक ही है करके चलो चल जाएगा, वही होता है बाजार वक्र। हमेशा अनुकूलतम बिंदु खोजता है, मतलब ऐसा बिंदु जहाँ पे दोनों मिल जाए, मतलब कि जिसमें उनको भी थोड़ा लाभ हो थोड़ा बहुत, और उसमें जिसमें आपको भी इतना महंगा ना लगे कोई सामान और आपको भी लाभ हो। तो वो दोनों वक्र जहाँ पे आके मिलते हैं उसी को अनुकूलतम बिंदु बोलते हैं। ठीक है, बाजार को प्रभावित करने वाले तत्व, क्या क्या तत्व बाजार को प्रभावित करते हैं, तो वस्तु की मांग पर आधारित बाजार व्यवस्था। ठीक है, वस्तु की मांग आधारित बाजार व्यवस्था प्रभावित करता है। टिकाऊ वस्तुएं बाजार का निर्धारण करती है। ठीक है, जो टिकाऊ वस्तुएं हैं वही बाजार का निर्धारण करती हैं। वस्तु के गुण और दोष की जानकारी बाजार को प्रभावित करती हैं। ठीक है, गुण और दोष की जो जानकारी होती है ना, मतलब क्या अच्छा है इसमें क्या नहीं है, तो ये इंसान देखेगा और लगेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है तो कोशिश करेगा कि उसको ना लें करके। परिवहन व्यवस्था बाजार या इसकी व्यापकता के निर्धारण में सहयोगी सिद्ध होती है। मतलब कि परिवहन अगर अच्छा है तो फिर बहुत सारे सामान को बाहर ले जाया जा सकता है जहां उसका रेट ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो परिवहन व्यवस्था भी क्या होती है, उसको प्रभावित करती है। विनिर्माण उद्योगों के द्वारा उत्पादन की मात्रा वृहद व सूक्ष्म बाजार का निर्धारण करती है। ठीक है, तो जो विनिर्माण होता है ना उसके द्वारा उत्पादन की मात्रा ना वृहद व सूक्ष्म बाजार का निर्धारण करती है। ठीक है, कितने ज़्यादा बड़े लेवल पे बाज़ार हो रहा है, मतलब निर्माण हो रहा है, या फिर कितने छोटे लेवल पे हो रहा है, तो वो निर्धारण करती है कि बाज़ार कैसा होगा। जोखिम मुक्त बाज़ार की उपलब्धता निवेशकों तथा ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, जोखिम मुक्त बाज़ार मतलब कि जिसमें रिस्क ना हो, ज़्यादा रिस्क कोई नहीं लेना चाहता कि एकदम अचानक से ख़राब हो गया या फिर बहुत दिन तक चला। लोग चाहते कि जोखिम ना हो, वो है ना, तो वो क्या करती है, ग्राहकों को आकर्षित करती है।
देश में व्यापार के लिए उदारीकरण की नीति बाजार की सघनता या विरलता को दर्शाती है। ठीक है, व्यापार के लिए जो उदारीकरण की नीति है ना, वो सघनता व विरलता को दर्शाती है। मुद्रा विनिमय की संतुलन दर भी बाजार को प्रभावित करती है ना, मुद्रा जो विनिमय है वो भी बाजार को प्रभावित करती है। और वस्तु की मांग व आपूर्ति दर सशक्त व निःशक्त बाजार का निर्धारण करती है। क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या बाजार को समृद्ध व असमृद्ध बनाती है। कितना है क्रेता, कितने हैं विक्रेता, तो ये बाजार को समृद्ध बनाती है। उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद के लिए अधिक से अधिक विक्रेता का होना अत्यावश्यक है। ठीक है ना, तो विक्रेता का होना आवश्यक है। उत्पाद ज़्यादा विक्रेता होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा तो हमको अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छा चीज़ मिलेगा। देश का उदारीकरण वैश्वीकृत बाजार को आकर्षित करता है और बंद बाजार व्यवस्था खुली बाजार व्यवस्था की तुलना में रुग्ण होता है। मतलब कि बंद बाजार व्यवस्था में ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता तो वो रुग्ण होता है। ओके, ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय।